रामगढ़ उपचुनाव का चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप गंभीर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजसू पर वोट के लिए रेड कार्ड फिक्स करने का भी आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार नहीं गिरा पाने के कारण राज्यपाल को बदल दिया गया है। गोरा के चितरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजसू पर वोट खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं सीएम ने एक बार फिर साजिश के तहत ममता देवी को फंसाने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी तुलना गो हत्या से कर दी। स्थानीय नीति को लेकर सीएम ने आजसू पर निशाना साधा और पूछा कि 1985 पर मिठाई बांटने वाले किस बात पर वोट मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल के बदले जाने पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि रमेश बैस हेमंत सरकार को नहीं गिरा पाए, इसलिए राज्यपाल को बदल दिया गया। जनता की अदालत में खड़े हैं ममता देवी को न्याय दिलाने के लिए। जनता की अदालत सबसे ऊंचा अदालत होता है। जनता ही देश का प्रधानमंत्री चुनता है, जनता ही देश का मुख्यमंत्री चुनता है, जनता ही अपने विधायक चुनता है। वोट अगर पैसे से कोई बेचता है तो समझिए आप अपना घर परिवार बेच रहे हैं। आप ही का वोट में आपके लिए राशन कार्ड है, आप ही के अंगुली में एक बटन पर आपके परिवार का भविष्य है, बूढ़ा बुजुर्गों का पेंशन है, दिव्यांगों का पेंशन है, नौजवानों का नौकरी है, बेसहारा को घर है। एक ही वोट और 500-200 टका में वोटवा बिक गया तो कुछ नहीं मिला। यहाँ हम लोग जनता की अदालत में खड़े हैं। नहीं है जो इस लोकतंत्र की हत्या कर देगा। और हम ये समझते हैं रामगढ़ की जनता, रामगढ़ के लोगों के मन में है कि ममता देवी का बदला लेना है और आज सब बदला लेने को तैयार है। तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीत रहे हैं और आज का जनसैलाब कह रहा है कि पिछली बार 25,000 वोटों से ममता देवी जीती थी, इस बार 50,000 वोटों से बजरंग महतो जीतेगा। कुछ नहीं, हम ये कहे चाहे तो इनके कि देखा 27 तारीख के वोट लगे, हम चाहे कि ममता देवी जी तो इनके विधायक जेल में हो, ओकरा कैसे निकालना है, कैसे न्याय देना है। एक महिला दीदी सबके जरूरत है तो इनके बहुत भूमिका की जरूरत हो। आज देख ले हमारे पत्नी जेल में, हमारे बच्चा 4 महीने घर में, और हम आज बिहान 7 बजे से निकले वोट मांगे कि माँ दीदी चाची हमारा वोट दे के जितावा। हम हमेशा संघर्ष करे और करवे। दोबारा जब गठबंधन की सरकार आई तो हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उन लोगों को पेंशन देने की काम हम लोगों ने कहा। यानी वर्ग महजब ये हमारे पास नहीं है। हम इंसान के लिए, इंसानियत के लिए काम करते हैं। हम हर वर्ग, हर समाज के लिए हम काम करते हैं। यही हमारा है, हमारा मोटो है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सद्भावना की बात करते हैं, हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, हम भाईचारा की बात करते हैं और सबसे अच्छी हिंदुस्तान की हम बात करते हैं। तो मुकाबला धीरे धीरे दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि ताकत सभी पार्टियों ने पूरी झोंक रखी है और 17-18 उम्मीदवार यहां पर हो चुके हैं। जाहिर सी बात है वोट भी कटेंगे, लेकिन सबके बीच में सबसे दिलचस्प है झारखंड पार्टी का पूरी ताकत के साथ यहां पर चुनाव में उतरना और जन समर्थन हासिल करना, और ये थोड़ा बहुत दिखने भी लगा है। जाहिर सी बात है कि परिवारवाद से दूर जाकर एक नए युवा को कमान सौंपने के बारे में एक जो विकल्प मिला है वो सोच सकती है यहां की जनता। इसलिए मुकाबला अब एक तरफा नहीं कह सकते आप, 3 कोनिया हो चुका है। यानी कि सिर्फ पहले एनडीए और यूपी के बीच की टक्कर ही मानकर चलते थे, लेकिन झारखंड पार्टी कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और उसे समर्थन भी मिल रहा है। रुक करते हमारे सहयोगी राजेश का जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। राजेश, आज की सभाओं की बात करें तो अब देखिए 23 तारीख आज हो गया, 2 दिन मैच जब रह गए हैं। 25 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा
तो ताकत तो पूरी झोंकी जा रही है। सभाओं को हमने देखा यहाँ पर, जो एनडीए है या यूपीए वो सभाएं तो कर, इसके अलावा भी क्या रात में भी कोई नुक्कड़ सभा या इस तरह की चर्चाएं की जा रही है और क्या क्या कार्यक्रम अगर है ऐसा हो रहा है तो आज? देखिए, प्रचार की अपनी सीमा होती है, समय निर्धारित है, उस अवधि में लोग जनसभा भी करते हैं, रैली करते हैं, चौपाल करते हैं, जनसंपर्क अभियान चलाते हैं, तो वो सारी चीजें होती है। जो भी कार्यक्रम है वहां पर देखिए, जनसंपर्क अभियान बीजेपी के तरफ से हो, आजसू के तरफ से हो, कांग्रेस के तरफ से हो, जेएमएम की ओर से, वो सभी की तरफ से चलाया जा रहा है और प्रयास यह हो रहा है कि हर घर तक पहुंचा जाए। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख मतदाता हैं और प्रयास यह है कि सभी घर में, चाहे वो 1 मतदाता हो या 5 मतदाता हो, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अब चूंकि एक जगह पर उपचुनाव हो रहा है तो नेताओं की भरमार है, कार्यकर्ताओं की भरमार है। वहां अभी रामगढ़ में काफी संख्या में सभी दल के नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सभी लोग टोली बनाकर घूम रहे हैं। खास करके आप बीजेपी के लोगों की बात करें तो उनकी अलग अलग टोली जो है वो बूथ स्तर पर जाकर लोगों से संपर्क करके वोट मांग रही है। तो चुनाव प्रचार चूंकि धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, 25 तारीख को 5 बजे शाम तक चुनाव प्रचार हो पाएगा। इसलिए आप देखें कि आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भी वहां कार्यक्रम था, अन्नपूर्णा देवी भी कल सभा कर चुकी है, इस बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, ये सब तो लगे हुए हैं ही। और बीजेपी की तरफ से वहां पे एक तरह से कहे कि एक कैंप कार्यालय भी खोला गया है ताकि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, एनडीए प्रत्याशी को किस प्रकार से ज्यादा समर्थन मिले, वोट मिले। इसके लिए आजसू और बीजेपी के तरफ से एक समन्वय बनाकर चुनाव प्रचार अभियान किया जा रहा है। और जगह मोहल्ले टोले, मैं जब गया था तो अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग नेता वहां के लोगों से मिलकर ये कन्विंस कर रहे थे कि जो रामगढ़ के लिए उनके पति यानी जो बीजेपी और आजसू के संयुक्त प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी, यानी एनडीए की जो प्रत्याशी हैं, तो यह हवाला दिया जा रहा है कि चंद्रप्रकाश चौधरी ने जो काम किया रामगढ़ में और विकास के पैमाने पर यहां तक रामगढ़ पहुंचा, इसका हवाला देकर यह कहा जा रहा है कि जो सुनीता चौधरी अगर जीत कर विधानसभा पहुंचती हैं, भले ही यह उपचुनाव है और उनके पास बहुत सीमित समय बचेगा, लेकिन इस सीमित समय में वो अधिक से अधिक काम करेंगी और जितनी भी योजनाएं हैं वो लाने का प्रयास करेंगी। वैसे एनडीए तो विपक्ष में है, आप कितना उनके आश्वासन में ये दम है ये सहज समझा जा सकता है। फिर भी लोग सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण सभी साधने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से अधिक वोट लगे। इधर मुख्यमंत्री भी अपना गठबंधन धर्म निभाते हुए वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के जो वरीय नेता हैं वो सभी वहां पर आ जा रहे हैं। चूंकि रामगढ़ बहुत दूर है नहीं तो सत्ता पक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि जो 3 साल का ये कार्यकाल इस सरकार का रहा है, बहुत सारे काम हुए हैं और आने वाले समय में ढेर सारा काम होगा। यह आश्वासन दिया जा रहा है। खास करके उन युवाओं को आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही एक नियोजन नीति बन के तैयार हो जाएगी। सरकार उस पर काम कर रही है और विधानसभा का बजट सत्र आ रहा है, इसमें एक नई नियोजन नीति आ जाएगी जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासी हम ये जानना चाहेंगे लिए होगी। रामगढ़ में जो शहरी इलाका है यानी कि कस्बाई इलाका है और जो बाकी ग्रामीण इलाके हैं, क्या यहाँ थोड़ा अंतर है? मतलब कि जो एक मिजाज होता है देश के वोटर्स का, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं राज्य के वोटर्स का भी, कि कई बार वो बड़े मुद्दों को लेकर भी जो है वो थोड़ा सा अपना दिमाग चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है या फिर पूरी तरीके से स्थानीय और सब कुछ स्थानीय, चाहे वो रामगढ़ की बात कर ले या फिर आप गोला का या फिर रमकंडा कहीं की बात कर ले, मतलब ग्रामीण और शहरी इलाके में कोई अंतर पाते हैं आप अगर जाते वहां तो? बिल्कुल अंतर होता है। आप जो परिवेश होता है, चाहे वह शहरी परिवेश हो, तो वहाँ पर लोग वहाँ की जो नागरिक सुविधाएं हैं उस पर गौर करते हैं। वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, इन सब चीज़ों को का मूल्यांकन करते हैं कि किसी ने क्या काम किया। मतदाता का यही काम रहता है कि बहुत सोच समझ कर, और यह भी देखा जाता है कि किस प्रकार से कैसे प्रतिनिधि, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे, भाग्य आजमा रहे हैं, उनको कैसे भेजना है, किन्हें भेजना है, ये सारी चीजों का मूल्यांकन शहरी क्षेत्र के लोग अलग
एक पैटर्न होता है उस पर करते हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर लोग देखते हैं कि यहाँ की कनेक्टिविटी क्या है, और फिर बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है कि जो आपको लगेगा कि स्थानीय स्तर पर जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो खुश है, जिन्हें नहीं मिल रहा है वो नाखुश है। तो एक फर्क जरूर होता है शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता, चूंकि ये परिवेश का एक मामला बन जाता है कि किस प्रकार से हम माहौल को कंसीव करते हैं। तो जाहिर सी बात है शहरी क्षेत्र के मतदाता जो हैं वो थोड़े से ज्यादा राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय विषयों को लेकर चलते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो कमोबेश यही देखते हैं कि हमारे गांव में बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, स्वास्थ्य सुविधा है कि नहीं। तो मिला जुला कर आप देखें कि यही मिजाज बना रहता है वहां के मतदाताओं का। और ये जो फॉर्मेट है ये सभी जगह ऐसा ही होता है, क्योंकि जिन भी विधानसभा क्षेत्र में अगर ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं तो अब रांची विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो वैसा वो बात नहीं है, लेकिन जहां गांव गिराव पड़ता है वहां के लोगों का मिजाज थोड़ा जरूर देखने को मिलता है। कुछ अलग से नई फैसिलिटीज की बात की जाती है, जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा ये बहुत ही बड़ा सा अंतर एक हो जाता है दोनों दो तरह के क्षेत्रों में। अच्छा, एक बात अगर हम चाहे यहाँ पर, जैसे कि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मतलब अब जो मुकाबला वहां पर 3 कोने होते चला जा रहा है, जाहिर सी बात है जनता के मन में क्या वो तो 27 को वो तय करेगी। लेकिन अगर हम चुनावी सभाओं को देखें तो कहीं ना कहीं ये अब जज करने में थोड़ी सहूलियत होती है। ठीक है कि कई बार उस भीड़ के पीछे की वजह कुछ और भी होती है, कई कारण बताए जाते हैं उसके। तो हम एनडीए की चुनावी सभाओं की बात कर ले या यूपी की चुनावी सभा की बात कर ले, भीड़ जो हम देख पा रहे हैं उससे कुछ न कुछ अंदाजा लग जाता है। लेकिन झारखंड पार्टी चुनावी सभाएं नहीं कर रही, बावजूद उससे वो ताकत से चुनाव लड़ रही है। कैसे मतलब समझा जाए कि जन समर्थन मिल रहा है उसे? तो तरीका बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा है। देखिए, हाँ, तरीका अलग है। ज्यादा से ज्यादा उनका ये है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में जाकर वो लोगों से संपर्क करके, चूंकि झारखंड पार्टी भले बहुत चर्चा में न रही हो लेकिन पुरानी पार्टी रही है, और जैसा कि दावा किया जाता है इनके कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार लगातार चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं, तो उनका दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह पार्टी जो पुरानी पार्टी है अब नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है और ये इस चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो इस लिहाज से देखें तो देखिए, हर पार्टी चाहे उसका कुछ भी एक कैडर होता है, उसका वोट तो होता ही है। अब यह वहां के मतदाताओं पर निर्भर करता है कि वो इस चुनाव को, उपचुनाव को ट्रायंगुलर बनाते हैं या आमने सामने का बनाते हैं, लोग कितना कन्विंस होते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन जो झारखंड पार्टी का जो मुद्दा है वह यही है कि परिवारवाद के खिलाफ एक ऐसा प्रत्याशी है वहां पे जो स्थानीय चीजों को मीन करता है, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब चीजों को महत्व देगा। लेकिन सबके देखिए, सभी का अपना अपना जनाधार, हर पार्टी का अपना जनाधार होता है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो या जातीय समीकरण के आधार पे हो। तो इस लिहाज से देखें, चूंकि ये बहुत बड़ा चुनाव नहीं, एक उपचुनाव है, एक विधानसभा सीट के लिए चुनाव है, तो बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दे इसमें उतने रिफ्लेक्शन के साथ नहीं आते हैं। स्थानीय विषय जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो झारखंड पार्टी मेहनत तो जब इस बात की बात जो है वो सामने आ चुका था कि इस बार एनडीए चुनाव लड़ रहा है, यानी कि बीजेपी आसू एक साथ चुनाव लड़ रहा है, यानी कि बीजेपी आसू के उम्मीदवार नहीं उतारेंगे जैसे कि पिछले बार की तरह हुआ था। तो ये चर्चा तो हो रही थी कि अब ये फायदा एनडीए को मिलेगा, लेकिन झारखंड पार्टी के आने के बाद से नुकसान होगा, फायदा किसको होगा, क्या लग रहा है? मतलब किसकी तरफ क्या आपको रुझान दिखा वहां पे अगर आप ग्राउंड में गए थे तो? देखिए, जो सामाजिक समीकरण कहें या फिर जातीय समीकरण कहें, कि देखिए ना कहते हुए भी यह अपने आप को झुठलाना होगा, क्योंकि चुनाव में जातीय कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। और इस दृष्टिकोण से आप देखें तो जो जिस जाति को प्रभावित करता है, यानी उस क्षेत्र से रिप्रेजेंट करता है और वह किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है, तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। आप देखें कि बीजेपी के एक बागी प्रत्याशी वहां पर है, वो भी कुछ ना कुछ वोट काटेंगे ही, तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी का ही कटेगा। अब संतोष महतो किसका काटते हैं ये देखना होगा, लेकिन जो स्थानीय लोग कह रहे हैं वो कहीं न कहीं ये कांग्रेस के वोट पर वो प्रतिकूल असर डालेंगे। तो कमोबेश देखे तो कोई न कोई जो 17-18 प्रत्याशी हैं कुछ न कुछ वोट तो लाते ही, लेकिन जो प्रमुख चेहरे होते हैं वो जरूर कुछ 1000, 2000, 5000 तक वहां पर वो प्रभाव डालते हैं। इससे
जीत हार में कहीं न कहीं अंतर पड़ जाता है। वैसे झारखंड पार्टी जो है पूरा प्रयास कर रही है और उसका दावा है कि यहाँ पर परिस्थितियां बदल रही है, बहुत अच्छा माहौल है। अब तो ये वहाँ के मतदाता ही तय करेंगे कि किसके माथे पर ये ताज वहाँ सजेगा, लेकिन प्रयास तो सभी लोग करते हैं। हर लोग का प्रयास होता है कि हम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि चुनाव कोई हारने के लिए तो लड़ता नहीं है, जीतने के लिए ही लड़ता है और महत्वाकांक्षा भी यही होती है कि जीतकर वो सदन तक पहुंचे। अब इसमें जनाधार बड़ा बेहतर है। यूपीए से इतर किसी को सोचते हैं तो एक नई पार्टी के तौर पर, हालांकि रिलॉन्च हो रही है पार्टी, पुरानी पार्टी ऐसा नहीं है, लेकिन चुनावी जो है राजनीति में रिलॉन्च इसे आप मान सकते हैं झारखंड पार्टी का, तो एक नए संभावना के तौर पर उसकी चर्चा तो होने ही लगी है। साथ ही साथ नया कमिटमेंट है और सबसे बढ़कर परिवारवाद वाले जो दाग है वो बाकी जो दो उम्मीदवारों पर वो इस पर नहीं है, तो एक मजबूत विकल्प के तौर पर ये जरूर सामने आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी। तो लगातार इंतजार रहेगा 27 तारीख का और 27 के बाद 2 मार्च का कि आखिर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो किसको दिया है, जिताया तो किसको जिताया, भरोसा किया तो किस पर किया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।